हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी ऑफिशियल के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सबको स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। ये प्रोग्राम जहां हम डिटेल्ड और वन लाइनर करंट अफेयर दोनों एक साथ पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले जो है वो है अर्थ आवर। ये आजकल बहुत खबरों में है। अर्थ आवर क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं और क्यों खबरों में है उसको भी देखते हैं। देखिए, अर्थ आवर है ना, यह पृथ्वी ग्रह के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में मार्च के आखिरी शनिवार को आयोजित किया जाता है। हर साल मार्च का जो आखिरी शनिवार होता है उसमें आयोजित किया जाता है अर्थ आवर को। दरअसल जो अर्थ आवर है ना, एक विश्वव्यापी आंदोलन है जो हर व्यक्ति, समुदाय या फिर व्यवसायी सब लोगों को ये प्रोत्साहित करता है कि 1 घंटे के लिए जो गैर आवश्यक लाइट्स है, घर की, दुकान की या जहां कहीं भी, उसको 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि एक संकेत दिया जा सके पृथ्वी के लिए कि हम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में बहुत सारे मतलब पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो पृथ्वी को उससे बचाने के लिए एक संकेतात्मक रूप से इंडिकेशन है कि हम अर्थ आवर सेलिब्रेट करें, जहां हम इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन कर सके। और ये भी संकेत देता है कि जितनी भी चीजें हैं हम उसका कंजर्वेशन कर सके। कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रॉपरी, मतलब अच्छे से यूटिलाइज कर सके। कंजर्वेशन का मतलब बचाव नहीं होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है टू यूज थिंग्स प्रॉपरली। ओके, तो जितने भी फॉसिल फ्यूल या फिर जो भी संसाधन है, चाहे वो पानी हो या कोई भी चीज हो, उसका हम अच्छे से प्रयोग कर सकें, उसका बेजा इस्तेमाल, उसको वेस्ट नहीं करें। तो ये एक तरीके से संकेतात्मक रूप से मनाने वाला एक इनिशिएटिव है अर्थ आवर। अर्थ आवर के बारे में और डिटेल देखते हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अर्थ आवर कार्यक्रम एक संस्था है, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये संस्था ने इसको शुरू किया। इसकी ये वार्षिक पहल है, हर साल ये किया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में की गई थी। यह 180 से अधिक देश के लोगों को प्रमोट करता है कि जो उनका स्थानीय समय है, जो उनका लोकल टाइम है, उसमें रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइट को बंद रखने के लिए प्रोत्साहित करता है कि 1 घंटे के लिए लाइट बंद रखें। और टाइमिंग क्या होती है, रात को 8:30 से 9:30। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए, इसको WWF ने शुरू किया था। और इस वर्ष जो ये अर्थ आवर कार्यक्रम था, उसकी थीम रखी गई थी हमारे ग्रह में निवेश, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। तो इससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन शुरू करता है, ये किस महीने में होता है, तो मार्च महीने में होता है। और इसकी थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आई वो है WWF। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और चूंकि ये इन्वायरमेंट से इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, जो विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF है, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में एक शहर है, ग्लैड, बहुत खूबसूरत शहर है। दावोस के बगल में है ये शहर। दावोस वही शहर है जहाँ पर WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड में है। इसको बनाया गया था ताकि जो हमारा नेचर है, उसको जो डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, उसको बचाया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके, उसके बचाव के लिए इनिशिएटिव शुरू किए जा सके विश्व भर में। WWF की अन्य बिंदु ये है कि इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसको बोलते हैं TX2 कार्यक्रम। ठीक है ना, TX2 गोल या लक्ष्य बोलते हैं। इसके तहत इनका टारगेट था कि 2022 तक जो जंगली बाघ हैं उनकी संख्या को पूरे विश्व भर में डबल कर देना, यानी दोगुना कर देना। इसीलिए इसका नाम रखा है TX2। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि TX2 क्या है। ठीक है, TX2 लक्ष्य क्या है, केवल इतना ही दे देगा। और ये टाइगर्स एंड T फॉर टाइगर्स को संख्या को डबल करने से संबंधित है। या फिर दे सकता है TX2 जो गोल बनाया गया था वो किस संस्था द्वारा बनाया गया था, वो बनाया गया था WWF द्वारा। ठीक है, इसके अलावा ये संस्था हर 2 वर्ष में एक रिपोर्ट जारी करती है, इसको बोलते हैं लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। ये वार्षिक रूप से नहीं होता है, हर 2 साल में इसकी रिपोर्ट आता है। जैसे 2020 में रिपोर्ट आई थी, फिर 2022 में आई, अब 2024 में आएगी। इसमें दुनिया भर में जो वन्य जीव है, जो वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो धरती पे हो या समुद्र में हो, इन सब की क्या स्थिति है, वो क्या उनके संख्या में कमी आ रही है, उन सब के बारे में ये रिपोर्ट बताती है। ठीक है, ये था पहले खबर था। अगला है पैरोल और फरलो। देखिए, एक कानून की हमारी दुनिया में, जो भारत में जो कानून है, उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, पैरोल और फरलो। आपने फरलो तो कम सुना होगा, पैरोल जरूर सुना होगा। ठीक है, तो क्या है इसको पूरा समझते हैं। पहले देखते हैं न्यूज क्या है। न्यूज ये है
कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान कारागारों में भीड़ को रोकने और संक्रमण के प्रसार के जोखिम से बचने के लिए दोषियों को दी गई पैरोल की अवधि को उनकी वास्तविक अवधि के हिस्से के रूप में नहीं गिना जा सकता है। ठीक है, दरअसल क्या हुआ था कोविड में बहुत सारे जेलों में जब संक्रमण बढ़ने लगा था कोविड का, तो जितने बहुत सारे जो कैदी थे उनको कुछ दिन के लिए पैरोल दे दी गई थी कि आप घर चले जाएं ताकि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसको जो पैरोल दी गई थी जितने दिनों के लिए, उसको उनके वास्तविक सजा में ऐड नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल, किसी को अगर 5 साल की सजा हुई है, ठीक है ना, और कोविड के वजह से उसको पैरोल मिल गई और वो 1 वर्ष के लिए घर चला गया, घर रहा, तो आमतौर पे पैरोल में क्या होता है, ये सजा इसमें ऐड कर दी जाती है। ठीक है, ये जो जितना दिन पैरोल पे बाहर रहा इसमें ऐड कर दी जाती है, तो वास्तविक सजा 4 साल की हो गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चूंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड घटना थी, अभूतपूर्व घटना थी, तो इसलिए इसकी जो इनको जो रियायत दी गई थी पैरोल के तहत, उसको इनके वास्तविक सजा में काउंट नहीं किया जाए, बल्कि 5 वर्ष वही काउंट किया जाए जो वो जेल में रहे थे। तो ये खबर है। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं पैरोल क्या होता है और फरलो क्या होता है, दोनों में क्या बेसिक अंतर है। ज्यादा अंतर नहीं है पर थोड़ा सा अंतर क्या है। देखिए, पैरोल होता है ना, इसमें कैदी की रिहाई इसकी शर्त होती है, शर्त लग रखा जाता है कि आपको ये टर्म कंडीशन पूरे करने पड़ेंगे, फिर कुछ दिन के लिए उसको रिहा कर दिया जाता है कि वो जा करके अपने परिवार वालों के साथ समय बिताए। ठीक है, इसमें समय समय पर अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट बतानी होती है कि मैं यहाँ पे हूँ, देश से भाग तो नहीं गया या फिर कहीं और तो नहीं चला गया। ठीक है, पैरोल जो है ना वो अधिकार नहीं है, कोई भी कैदी इसके लिए चैलेंज नहीं कर सकता कि मुझे पैरोल किसी कीमत पे चाहिए। ठीक है ना, ये किसी कैदी का अधिकार नहीं है, बल्कि ये कुछ स्पेशल कंडीशन में, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए या किसी सगे संबंधी की शादी हो जाए, विवाह है, उसके लिए पैरोल में कुछ दिन के लिए छुट्टी दी जाती है। आपको ध्यान होगा संजय दत्त जेल में थे तो कोई अपने किसी घरेलू कार्यक्रम में हमेशा पैरोल पे ही जेल से बाहर आते थे। ठीक है, उस समय भी ये बहुत खबरों में रहा था। इसके अलावा ये डिपेंड करता है उस कैदी के व्यवहार पे, उसके बिहेवियर पे, ठीक है ना, या फिर उसने किस लेवल का क्राइम किया, कितना हीनियस क्राइम। ठीक है, अगर उसका व्यवहार ठीक नहीं रहा और पुलिस जो वहां पे जेल प्रशासन है उसको लगा कि व्यवहार ठीक नहीं है, ठीक है, तो पैरोल कैंसिल कर सकता है और पैरोल नहीं दे सकता, पैरोल देने से मना कर सकता है। या फिर अगर अधिकारी को लगे जो मुजरिम है, दोषी है, अगर वो बाहर जाता है कुछ दिनों के लिए तो उससे सोसाइटी में कोई और खतरा उत्पन्न हो सकता है, सोसाइटी के लोग खतरे में आ सकते हैं, तो इस कारण से भी वो पैरोल को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, तो यह है पैरोल। फरलो क्या होता है, फरलो थोड़े दिन का अवकाश होता है। ओके, फरलो सामान्यतः उन कैदियों को दिया जाता है जो लंबी अवधि की सजा में होते हैं, जिनको 7 वर्ष या 14 वर्ष ऐसी सजा मिली होती है। ठीक है, फरलो में एक मामले में दिया जाता है, और इसको भी घर में कोई काम है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट किसी मतलब कोई त्योहार है, ठीक है ना, या कोई घर में कार्यक्रम है, किसी की मृत्यु हो जाती है, वैसे में फरलो दिया जाता है। ठीक है, और इसकी जो अवधि है, अगर फरलो और पैरोल दोनों में कोई घर से मतलब जेल से बाहर जाता है तो उसकी जो जितना समय जेल से बाहर गुजारता है उसको उसके वास्तविक सजा में जोड़ दिया जाता है। तो दोनों में ये समानता है। ओके, फरलो जो होता है ना वो कैदी का अधिकार होता है, ये एक बेसिक अंतर, और पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता है। कैदी फरलो के लिए अपनी पिटीशन दे सकता है कि हमको फरलो दिया जाए, फरलो के तहत हमको कुछ दिन का अवकाश दिया जाए। ठीक है ना, और मेनली ये सारी चीजें क्यों की जाती है, देखिए हमारा जो कानून सिस्टम है ना वो किसी को डिलिबरेटली पनिश करने के लिए नहीं बनाया गया, ये बनाया गया कि कोई व्यक्ति गलती करता है, क्राइम करता है, तो उसमें कैसे सुधार लाया जा सके। कानून अंत तक प्रयास करता है किसी व्यक्ति में सुधार कैसे लाया सके, इसी को पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव कानून की परिभाषा में पॉजिटिव रूल्स बोलते हैं। ठीक है, और किसी भी सभ्य समाज का लक्ष्य यही होना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे यूरोपीय कंट्री ने अपने वहां जो पनिशमेंट की जो सजा है, जो डेथ की सजा है, उसको खत्म कर दिया है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि कभी कभी यह बिना किसी कारण के उसके परिवार के साथ संपर्क बनाए रखने एवं लंबी सजा के नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए भी ये प्रदान किया जाता है। तो ये पैरोल और फरलो में बेसिक अंतर था। अगली जो खबर है, ये खबर आप सबने ध्यान दिया होगा कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस नेता, उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया। देखिए इसके पॉलिटिकल क्या पॉइंट है उसमें नहीं जाना है,
इसमें इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए जानना इसके कानूनी पक्ष क्या है, क्यों इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है या फिर इनको क्या सजा मिला है। ठीक है, तो इसमें संविधान से जुड़े हुए या कानून से जुड़े हुए क्या क्या मामला है हमको वो देखना है, इसमें क्या पॉलिटिक्स चल रही है वो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली मामला क्या था। देखिए मामला ये था कि सूरत की एक अदालत ने 4 साल पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं मानहानि क्या होती है। देखिए मानहानि का डेफिनेशन ये होता है कि किसी व्यक्ति के प्रति अगर कोई चीज बोल करके या लिख कर, ठीक है ना, कुछ लिख करके अगर किसी व्यक्ति की निजता, उसके प्राइवेसी, उसके जो रिस्पेक्ट है, उसका जो सम्मान है दुनिया में, और उसको कम किया जाता है, उसको हानि पहुंचती है, तो इस आधार पे वो आप पे केस कर सकता है कि आपने उसके मान की हानि की है, यानी उसके सम्मान, उसके कैरेक्टर को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है ना, तो इसी को मानहानि बोलते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ एक पुण्येश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। दरअसल 4 साल पहले एक कर्नाटक में एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हुए केवल उनका जो सर नेम है मोदी, उसको लेकर कुछ अभद्र टिप्पणियां कर दी थी। तो जो मोदी समुदाय है उसने सोचा कि हमारे सम्मान को इससे ठेस पहुंची, हमारा सम्मान कम हुआ है, तो उसके आधार पर उन्होंने मानहानि का केस कर दिया था सूरत में। तो इसी के आधार पर उनको सजा मिली है। और सजा मिलने के लिए जो आईपीसी आपको पता होना चाहिए, इंडियन पेनल कोड, जो भारतीय दंड संहिता है, जिसमें कौन सा व्यक्ति क्रिमिनल मतलब मामले में क्या सजाएं हैं, उसके लिए सारी चीजें लिखी गई है। तो आईपीसी वो है किसको क्या सजा मिलेगी, वो सारी बातें इसमें लिखी गई है। तो आईपीसी की जो धारा है 499 और 500, इसके तहत केस दर्ज किया गया था और इसी के तहत राहुल गांधी को सजा मिली है। तो जरा 2 मिनट देखते हैं कि आईपीसी 499 और 500 है क्या। देखिए, जो कोई भी व्यक्ति को जानबूझकर उसकी मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाता है, ठीक है ना, जानबूझकर, तो वो आईपीसी की धारा 499 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। ओके, और आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत अगर वो अपराध माना जाएगा तो उस व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इसी आईपीसी के तहत सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 वर्ष के लिए सजा का प्रावधान किया। ठीक है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट जानना यह है कि आखिर इनको सजा मिली तो इनकी सदस्यता रद्द क्यों हो गई, इनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द क्या हो गई है, इसमें संवैधानिक पक्ष क्या क्या है, जरा उसको देखें। देखिए हमारे संविधान में एक चीज है जिसको बोलते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट। जितनी रिप्रेजेंटेशन से संबंधित जितने भी नियम है वो सब इसी में लिखा हुआ है। ठीक है, उस 1991 के लिए इसकी धारा 8(3) के तहत अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक की सजा मिल जाती है तो वो सदस्य सदन का सदस्य रहने के योग्य नहीं रह जाता था। चूंकि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। ठीक है, इसमें और प्रावधान ये है कि यदि कोई सांसद या विधायक दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जिस दिन वो दोषी ठहराया गया उसी दिन से उसकी अयोग्यता घोषित हो जाएगी। और इसमें एक और पॉइंट ये है कि उसकी रिहाई के 6 साल तक वह अयोग्य बना रहेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को 2 वर्ष की सजा हुई तो 2 वर्ष तो चुनाव नहीं लड़ेगा या फिर सदस्य नहीं रहेगा, उसके अगले 6 वर्ष तक भी वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, यानी टोटल 8 वर्ष तक वो पॉलिटिक्स से बाहर रहेगा। और किसी को 5 साल की सजा हुई तो 11 वर्ष तक। ठीक है, तो ये 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ही ये प्रावधान लाई थी। और नहीं, इस प्रावधान को खत्म करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस लेके आई थी 2013 में, जिसको राहुल गांधी ने फाड़ कर फेंक दिया था, तो बहुत ही हंगामा हुआ था। और इसी के तहत लालू प्रसाद यादव जी की भी जो अयोग्यता साबित हुई थी, क्योंकि उनको भी सजा हो गया। इसके अलावा जो हमारे संसद सदस्य या विधानसभा के सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता रद्द होने के और क्या क्या प्रावधान है हमारे संविधान में। तो हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 102(1) है और एक अनुच्छेद 191। ठीक है ना, इसके अनुसार संसद या विधानसभा का कोई सदस्य यदि दिमागी रूप से अस्वस्थ है, दिवालिया है या फिर वैध भारतीय नागरिक नहीं है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। 102 के तहत लोकसभा ने संसद के सदस्य और 191(1) के तहत विधानसभा के सदस्य अगर ये दिमागी रूप से अस्वस्थ है या दिवालिया है या फिर उन्होंने गलत तरीके से भारतीय नागरिकता ले रखी है तो इस आधार पर उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है।
इसके अलावा सदस्यता रद्द होने की एक और पैमाना है हमारे संविधान में, वो है अनुसूची 10, इसको शेड्यूल 10 बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको आम भाषा में दल बदल विधेयक या एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। इसके आधार पे भी सदस्यता रद्द की जा सकती है। ये जो अनुसूची 10 है ना, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको 52nd, ये याद रखिए, 52वां जो संशोधन हुआ था, ठीक है ना, 1985 में, उसके तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे संविधान में। और इसके तहत जो मोटा मोटी प्रावधान ये है कि अगर कोई पार्टी बदलता है, एक दूसरे पार्टी पे जाता है, तो एटलीस्ट 1/3 जो सदस्य हैं वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में एक साथ अगर जाते हैं तो उनकी सदस्यता बची रहेगी। ये शुरू में था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन से 2002 में, ठीक है ना, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, इस 1/3 को 2/3 कर दिया गया था। यानी टोटल 2/3 अगर सदस्य एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं तब जाकर के उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, अन्यथा उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट था 52वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। इस समय जो 1985 में राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने ये लाया था। अगली खबर है गज उत्सव। देखिए ये खबर क्यों है, गज मतलब होता है एलिफेंट, हाथी, ये इसका तद्भव एक शब्द है, इसको संस्कृत में गज कहा जाता है। जो भारत सरकार है उसने प्रोजेक्ट एलिफेंट की 30वीं वर्षगांठ को गज उत्सव 2023 के रूप में मनाने का फैसला किया, ठीक है ना। गज उत्सव 2023 का उद्घाटन 9 अप्रैल को असम एक राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वहां पे जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो इसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज में रहा है। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है। और दुनिया में बाघों के उच्चतम घनत्व, डेंसिटी, सबसे ज्यादा किसी नेशनल पार्क में तो है काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसके में एक और चीज याद रखिएगा, वन हॉर्न राइनोसोरस इस पार्क में पाया जाता है, जो कि बहुत फेमस है। वन हॉर्न राइनोसोरस मतलब एक सींग वाला जो गैंडा होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज है वो देख लेते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट एक्चुअली है क्या और इसका महत्व क्या है। देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट ना भारत में हाथियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था, 1991-92 में इसकी शुरुआत की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। भारत में 30,000 से 40,000 हाथियों की अनुमानित आबादी है, ठीक है ना। जंगली हाथी की जो अनुमानित आबादी है भारत में है 30,000 से 40,000। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि पूरे विश्व में जितने भी हाथियां, जंगली हाथियां, उसका 60% सिर्फ इंडिया में रहती है। ऐसे में इनके संरक्षण के लिए ये ऐसे कार्यक्रम आवश्यक है, ठीक है। जो हाथी है ना, वो जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, ठीक है ना, उसके शेड्यूल वाले अनुसूची 1 में आती है। और जो भी जानवर या फिर जो भी प्लांट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अनुसूची 1 में आते हैं, उसको हाईली वल्नरेबल माना जाता है। यानी उसका शिकार कोई नहीं कर सकता, उनके आवास को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनके संरक्षण के लिए सरकार हमेशा काम करती है। आइए शुरू करते हैं वन लाइनर। देखिए पहला है कि नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने हिंदी स्पेनिश फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है, तो उसका आंसर है स्पेन। स्पेन एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी राजधानी है मैड्रिड। अगला कि फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है, तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, तो धनुष लोगानाथन ने जीता है। अगला कि किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है, तो ये हमजा यूसुफ को चुना गया है। अगला कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो 8.15% कर दी है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस अफ्रीकी देश को $80.77 मिलियन सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, तो है बुर्किना फासो, जो कि वेस्टर्न अफ्रीका का एक कंट्री है। अगला कि किस राज्य सरकार ने कुड्डालोर तट पर मोरे इल नई प्रजाति की खोज की है, वो तमिलनाडु ने की है। मोरे इल एक नई प्रजाति है, ठीक है ना, और इसको तमिलनाडु के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है। ओके, आगे देखते हैं। अगला है कि एमटी वासुदेव नायर को किस राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये केरला से किया गया। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला कि सिलिकॉन वैली के सभी जमा
और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण कर लिया? तो वह फर्स्ट सिटीजन बैंक ने। अभी ध्यान, आपने न्यूज़ सुनी होगी, सिलिकॉन वैली बैंक है अमेरिका की, जो बैंकरप्ट हो गई, तो उसके सारे एसेट का अधिग्रहण किसने कर लिया? फर्स्ट सिटीजन बैंक ने। अगला कि अमित शाह ने किस शहर में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को मनाया जाता है। अगला है कि उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करने का घोषणा किया गया है? ठीक है, तो ये हल्द्वानी में किया गया है। और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और इसकी राजधानी है उत्तराखंड। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर तपन सेकिया को किया गया। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मार्च 2023 में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है? तो उसका आंसर है मिस्र। ठीक है ना। मिस्र की राजधानी है कायरो, याद रखिएगा। कायरो एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी है रेड सी के पास। ठीक है। और जो मिस्र के प्रेसिडेंट है जो भी भारत आए थे, इनका नाम था अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है। ये अभी भारत आए थे किसी वो 26 जनवरी के उसमें आए थे। ठीक है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। ब्रिक्स आपको पता होगा ब्रिक्स के, इसमें भारत है, रसिया है, सॉरी ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। तो ये थे आज के सारे करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।